ज़मीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। क्या अमेरिका आपके ख्याल में रजीम चेंज के बगैर आमादा होगा जंगबंदी पर? और ये जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि हमारा रजीम चेंज टारगेट नहीं है, तो क्या ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रजीम चेंज सिर्फ किसी मुल्क के सरबराह को कत्ल करने से मुमकिन नहीं हो सकता है। और इस तरह से हमने देखा कि अयतुल्लाह खमेनेई की असैसिनेशन के बावजूद ईरान की हुकूमत जो है वो इस जंग में शामिल है और इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने जवाबी हमले भी किए हैं। तो मेरे ख्याल में रजीम चेंज जब तक, अगर आप जाके अपने फौज को उस मुल्क में भेजें, और उसके बावजूद भी जो पिछले हमने देखा है अमेरिका के जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं इस तरह की, अफ़गानिस्तान में देखा है हमने, इराक़ में देखा, दूसरी ममालिक में देखा कि वो जंग चलती तो है काफ़ी कब 10 साल 20 साल, लेकिन आखिर में नतीजा जो है वो अमेरिका के हक़ में नहीं निकलता। तो जब तक एक किसी मुल्क के लोग ना चाहें तो वो नतीजा अमेरिका के हक में नहीं होगा। तो ये ईरान का भी यही मसला है। तो अब यह है कि ये बमबारी करने से, हवाई जहाज से या मिसाइल से टारगेट करना ईरान को, उससे रजीम चेंज तो नहीं आएगा। आप लोगों को मार सकते हैं, लेकिन और लीडर्स आगे आएंगे। और ईरान ने पहले ही मंसूबा बनाया हुआ है कि अगर कोई कि उनके सरबराह कत्ल हो जाए तो उनकी जगह को और लीडर्स आएंगे। एक तो ये बात है। मार्को रूबियो साहब का कहना है कि जी हमारा मौक़िफ़ रजीम चेंज नहीं था, तो फिर उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि फिर उनका असल मौक़िफ़ क्या है। और यही बात आजकल अमेरिका में, अमेरिकी मीडिया में, कांग्रेस में और दूसरी दीगर जगहों से यही सवाल उठ रहा है कि आप आखिर आपने ये जंग क्यों शुरू की। और मैं अभी पढ़ रहा था कि जो अमेरिका की कांग्रेस के एक लीडर ने ये बयान दिया कि जी हमें इस जंग में शामिल होना पड़ा क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया। तो ये मेरे नज़र में तो ये कोई जवाज़ नहीं बनता आपको किसी जंग में शामिल होना, सिंपली बिकॉज इजराइल आपको नाक से खींच के वहाँ लेके जा रहा है जंग में। तो अमेरिका को अपने मफाद के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जिस सतह तक और जिस पावरफुल लॉबी है, इजरायली लॉबी जिसको कहते हैं अमेरिका में, वो इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के कोई भी सरबराह सियासतदान उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सो आपके ख्याल में अब तक 3-4 रोज़ा जो जंग है ना, वो रजीम चेंज कर सकती है, और ना जिस तरह की जंग है इस तरह से रजीम चेंज हो सकता है? और जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है इस पर मैं ज़रा और भी मज़ीद बात करना चाहूँगा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताएं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अभी सख्त तरीन हमले होना बाकी हैं, इससे क्या वो इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं? क्योंकि मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको तो टारगेट पहले ही किया जा चुका है, उनको तो वो हिट कर चुके हैं। सो अब मजीद क्या आपके ख्याल में वो कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पहले पॉलिटिकल अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो दैट वाज रजीम चेंज, जिसमें ये फेल हो गए हैं। बाकी इसके बाद मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, और जिसमें वो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बात की है कि मिसाइल्स की बात की है, और उन्होंने कहा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात की है, प्रॉक्सीज की बात की है, उनके नेवल कैपेबिलिटी की बात की है, उनका हम इसको टारगेट कर, यही मार्को रूबियो ने भी कहा हम इस पर कर रहे हैं। वो चाहते ये हैं, सिंस वो इस पर कामयाब नहीं हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से इन पे एक सस्टेन्ड एयर कैंपेन चलाई जाए कि दे वांट टू एरोड द कैपेबिलिटी, जो कम्बैट कैपेबिलिटी से इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, तो ताकि वो एक थ्रेट भी ना रहे। और इसराइल के जो अल्टीमेट ख्वाहिश तो यही है ना कि दे वाज नॉट थ्रेटनिंग अमेरिका, बेसिकली इसराइल के लिए एक थ्रेट था। तो मेरे ख्याल में तो वो उस चीज में नहीं है। द ओनली थिंग है कि वो कैंपेन इनके सस्टेन और चलेगी। लेकिन जो मैं समझता हूँ ईरान अपने कार्ड बड़े होशियारी के साथ खेल रहा है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने देखी है रीजन में, और देखें कि ईरान हैज इंक्रीज द कॉस्ट नॉट ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स,
इसराइल के लिए भी, गल्फ कंट्रीज के लिए भी। और ऐसा प्रेशर डेवलप हुआ है कि इससे वो वार को शॉर्टन भी कर सकते हैं। और फिर इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि जो ये गल्फ कंट्रीज है वो अमेरिका से कहेंगे भाई अब सेटल करें चीजें। कि अभी देखें ना, लेबनान भी इन है, साइप्रस को आपने हिट कर दिया है। सो वाइडर कन्फ्लिक्ट हुआ है। और जिस तरीके से इम्प्लीकेशन गल्फ कंट्रीज के लिए है तो वो बड़े सीरियस है। और यूएई को देख लें जो उनके साथ हुआ है, दुबई सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो दुनिया भर के अभी बता रहे हैं 9 लाख के करीब सीट्स अगर जहाजों के काउंट किया जाए, इतने वो वहां नुकसान हुआ है। इतिहाद, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, बड़े एयरपोर्ट्स और बीचेस, दो नुकसान, और ट्रेड का भी नुकसान सारा। फिर इसी तरह बाकी अरब कंट्रीज पे है। अगर आपने मनामा में हिट किया, होटल्स पे हिट हुआ है। सो जो कंसेप्ट था, जो एक तो बहुत सारा नुकसान हुए हैं। सो मेरे ख्याल में वो है। एट द सेम टाइम मैं एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल लिखा द न्यूयॉर्क टाइम्स में। उन्होंने लिखा कि 1953 में इट वाज सीआईए जिन्होंने ओवरथ्रो किया डॉक्टर मुसद्दक की गवर्नमेंट को। और उसको दैट वाज ऑपरेशन एजेक्स। और वो उसमें MI6 भी शामिल थी। और कहते हैं उस वक्त वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसमें भी CIA इंस्ट्रूमेंटल थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त इनको ये पता नहीं था, दे वर प्लांटिंग सीड्स ऑफ ए रेडिकल गवर्नमेंट विच वाज टू बी फॉलो। और जो स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन साबित हुई, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की शक्ल में बाद में आई। तो मेरे ख्याल में ईरान ने अपनी कमजोरी कोई नहीं दिखाई है, अपने आप को उन्होंने मजबूती से रखा है। लेकिन प्रेशर जिस तरीके से बिल्ड, अभी एक और भी है, देखें कि अभी तो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मिसाइल से अभी तक तो डिस्प्ले नहीं किए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेपन इनके पास है वो ड्रोन्स हैं, और दे आर इन थाउजेंड्स। और ड्रोन जो शाहिद 136 है जिसको वो यूज करते हैं एज ए मिसाइल के तौर पे। और इसका इतना खौफ है, आप देखें जब किसी जगह पे जाता है इट बज़्ज़ अराउंड, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और इसकी इतनी देखे पॉपुलर है शाहिद 136, रशिया ने इनसे लिया है। और अमेरिकन ने एक इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको बनाया है, लोकस नाम के साथ बनाया है। सो इनकी कैपेबिलिटीज अभी भी सारी इंटैक्ट है। रजीम चेंज नहीं हो सकती है। देखें सारे अभी एक सेटअप ऑलरेडी बन चुका है। और उस में इवन अगर कोई रिप्लेस भी करता है, देखें ही विल बी द हार्ड लाइनर, और वो बहुत सख्त होगा। और ही विल परस्यू द न्यूक्लियर एम्बिशंस जो ईरान के होंगे। ओके अहमद साहब, आपके ख्याल में एक तो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट पर भी कमेंट कीजिएगा, और ये जो आफ्टर सीइंग दिस 4 डे वॉर आपने क्या इंप्रेशन लिया है कि अभी तक की जो ईरान की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी बात कर रहे हैं कि वो कार्ड्स अपने बहुत बेहतर तरीके से खेल रहा है। सो जो वाकई इस वक्त एक हम सिनेरियो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कि चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, इकोनॉमिक लॉस हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री का बंद होना हो, एयर स्पेस शट होना हो, चाहे वो आप देखें कि डिप्लोमेटिकली एक प्रेशर बिल्डअप होना। सो आपके ख्याल में ओवरऑल 4 दिन में इस वक्त तक ईरान ने या अमेरिका इजराइल ने क्या हासिल किया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, दो चीज़ें हैं। अमेरिका की हमेशा से, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हमेशा से, जब वो वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करते हैं तो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी पॉलिसी के साथ करते हैं। जैसे राइजिंग लाइन 1 के दौरान JD वेंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप वेंट ऑल एग्रेसिव कि हमें अटैक करना चाहिए। उसी तरह अब भी आप देख रहे हैं कि जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है उसके बाद आपको वाजे हो जाता है कि अमेरिकन जो हैं इस वक्त ईरान वाली जंग को लेके पॉलिटिकली बैकफुट के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ऑल्दो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो है वो बैकफुट के ऊपर जो है पैसिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। उसकी वजह क्या है? देखें, एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, JD वेंस या नेतन्याहू ये हैं पॉलिटिशियंस, और बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं जो कि इनको, जिसको मरूज़ खातर रखना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके का जो अमेरिका फर्स्टर्स और जो जिस तरह से ये आए थे ये कहकर कि मैं मिडल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, उसके बाद से जो पॉपुलर ओपिनियन है इस वक्त अमेरिका में वो ईरान के ऊपर हमला करने के अगेंस्ट है, आगे खिलाफ है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरी बात जो आपने मार्को रूबियो की कही कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की हमें ये ज़रूरत है कि रिजीम चेंज जो है वो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव इसराइल का था।
अमेरिका को पुश किया गया थ्रू एपैक, जो लॉबिंग फर्म्स हैं इनकी, या इनकी लॉबिंग बॉडी है अमेरिका के अंदर, कि वो इसराइल को अमेरिका रिलक्टेंटली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ। अमेरिका ने इनको इसराइल के साथ कमिट ये किया कि ठीक है, हम आपको, आपने देखा कि जब सुप्रीम लीडर की शहादत हुई उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बाकायदा तौर के ऊपर आर्टिकल छपे कि अमेरिका ने तो सिर्फ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, हमला तो इसराइल ने किया था। सो उन्होंने अपने आप को वॉश आउट करने की कोशिश की, अपने इस ब्लेम को। अमेरिका को पुश किया गया इस वॉर के अंदर, और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि वो इसराइल की तरफ से, और आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सक रहे। सो इस वक्त इस जंग के अंदर जो तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं, या तीन एक्टर्स जो हैं इस जंग में, ईरान, अमेरिका और इसराइल, इसमें ईरान और अमेरिका दोनों की इस वक्त ये कोशिश है कि अमेरिका चाहता है कि जंग लंबी ना खींचे। आपने देखा वो प्रेशराइज्ड, उन्होंने कहा जी ईरान इतने मिसाइल्स बना रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ईरान, क्योंकि उनकी सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है, तो ईरान के हक में भी फेवरेबल यही है कि थोड़े अरसे के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, एक स्ट्रेटेजिक पॉज आ जाए कंसोलिडेट करने के लिए अपनी जो नई लीडरशिप है उसके पास। तीसरा जो एलिमेंट है वो इसराइल का, नेतन्याहू का है। वो चाहता है कि जंग लंबी चलती रहे ताकि अमेरिका इंगेज रहे मिडल ईस्ट के अंदर और नेतन्याहू इक्तदार में रहे, क्योंकि आज अगर थोड़ा सा अमन आ जाता है, नेतन्याहू का आपसे चंद हफ्ते पहले बयान आया है कि हमें बहुत जंगों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मेरे पे जो केसेस हैं इसराइली जुडिशरी में उनको खत्म किया जाए, वरना हम इसराइल डिवाइड हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं इन लीडर्स की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मिडल ईस्ट के अंदर जो टर्मोइल है उसके लिए। ओके, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा होगा। F-15 चाहे वो ये कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए गिर गए, लेकिन बहरहाल डैमेज हुआ है, इसी वॉर के अंदर हुआ है, और टेक्निकली इनसे गिरे या उसके गिरे, इसी वॉर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये गिराए किसने, किसने नहीं गिराया, इस बहस से हट के फिर बॉडी बैग्स जा रहे हैं, कॉफिन जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिकन के लिए, एक वो भी ज़ाहिर चैलेंज बना हुआ। ठीक है कि वो नंबर कम होता है, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर वो प्रेशर, क्योंकि अमेरिका ने पिछली कई दिहाइयों से ये खेल खेला हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़, अभी जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे थे, ये जब भी कहीं रजीम चेंज करते हैं या गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बाय डिज़ाइन इनको पता होता है कि ये क्या, कौन सा बीज बो रहे हैं। अब तो बिल्कुल किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये अपने जिस रीजन में भी जाते हैं वहाँ उनके एक मकासद होते हैं, और दोनों सूरतों में चाहिए जंग करें या रजीम चेंज करें, ये अपने टारगेट्स हासिल करते हैं समहाउ। जैसे कि हुकूमतें गिरा के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को लाना, एक्सट्रीमिस्ट हर कई जगहों पे वो एक्सट्रीमिस्ट को आगे लेके आए, सिर्फ ये ईरान का मसला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।